हेलो 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 एंड वेलकम बैक टू तौरत। कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी स्टडीज़? हम डिस्कस कर रहे हैं आज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। ये जो है ये चैप्टर है इकोलॉजी वाले यूनिट का, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है, थियोरेटिकल है। बेसिकली थोड़ी सी बहुत ज्योग्राफी जो आपने 9th-10th में पढ़ी है वो वापस से यहाँ पर रिपीट होगी। उसके साथ साथ जो है ऑर्गेनिजम्स के नाम जो है बहुत सारे नाम रहेंगे यहाँ पर, तो वो आपको याद रखने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ फैक्टर्स जो है, जैसे सॉइल की कंडीशन, सॉइल की लेयर्स वगैरह, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे आगे कि कैसे ये ब्यूटीफुली पूरा कम अप होता है विथ हाउ इट इंटरैक्ट्स विथ एवरीथिंग, हाउ द organisms interact with the population, how the population interacts with the environment, right? ठीक है। तो ये जो है ये चैप्टर में ऑलमोस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस रिपीटेडली एवरी ईयर, मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो एवरी ईयर आते ही हैं। ठीक है, सिंपल चैप्टर है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और आज का जो लेक्चर है, आज हम बेसिकली what are the different types of forests and what is ecology, right? So let's begin. Ecology, लॉजी हमको पता है। इकोलॉजी, लॉजी का मतलब होता है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी, और इको का मतलब होता है, इको का मतलब होता है होम। तो घर की स्टडी, किसके घर की स्टडी? पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म की स्टडी। कैसे होम की स्टडी होती है? आप जब घर में होते हैं तो आपके घर में आपका इंटरेक्शन होता है, घर वालों के साथ इंटरेक्शन होता है। आप जो है घर में दूसरी चीज़ें जो है उसके साथ इंटरेक्शन होता है। घर में अगर आपका पेट है तो वो पेट के साथ इंटरेक्शन होता है। तो ये जो सब इंटरेक्शंस है, तो ऐसे ही इंटरेक्शन जो है वो लार्ज स्केल पर आपको सोचना है, राइट? तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द इंटर रिलेशनशिप amongst organisms and interaction between organisms and their environment. तो एक तो इंटर रिलेशनशिप अमंगस्ट ऑर्गेनिजम्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। नाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विथ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट कौन से होते हैं? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एयर, वाटर, ग्राउंड, राइट? राइट, ठीक है, ठीक है। नाउ ये जो टर्म इकोलॉजी है, दैट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकल, बट इट्स फर्स्ट ऑथेंटिक यूज वॉज मेड बाय रीटर। तो दोनों में से अगर आया तो फर्स्ट कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकल एंड फर्स्ट वाइडली यूज्ड बाय रीटर, ठीक है। अब इकोलॉजी इक्विवेलेंट टर्म्स क्या है? हेक्सिकोलॉजी एंड इथोलॉजी। हेक्सिकोलॉजी एंड इथोलॉजी। नाउ व्हाई इज दिस स्टडी सो इम्पोर्टेंट? व्हाई इज दिस स्टडी सो इम्पोर्टेंट? पहले क्या हुआ, नेचुरल हिस्ट्री से बायोजियोग्राफी आई। बायोजियोग्राफी से जब थोड़ी और रिसर्च हुई, थोड़ी और स्टडी हुई, तो ये इकोसिस्टम इकोलॉजी बनी। और फिर आज जो है हम इसको ग्लोबल इकोलॉजी कहते हैं। Why? Because the whole earth is considered to be a single ecological entity with a stress on changes in the climatic regime, the biodiversity, the conservation and ecological sustainability. Right? Now study of ecology is important. Why? Because to strike a balance between development, जो आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंग्स डेवलप हो रही है, कार्स, न्यू कार्स आ रहे हैं एटसेट्रा, और बहुत सारे दूसरे चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट को कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, राइट? और वो इन्वायरमेंट में चेंजेस हमको प्रिवेंट करने हैं। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट बेनिफिशियल और इट इज़ हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट? ओवरऑल इट इज़ हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आपने देखा है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज जो है, उसमें फिर राइजिंग सी लेवल्स जो है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी डिजीजेस हो रही है, सॉइल पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हो रहा है, ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे। लेकिन ये जो है स्टडी ऑफ इकोलॉजी इज, व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज further down the line we need to strike a balance between development and the maintenance of natural environment, because the biotic communities, the living communities live within this environment, they use this environment,
right? So to use and to conserve these resources and to solve local, regional and global environmental problems, this study of ecology is important. ठीक। नाउ इकोलॉजी हैज टू मेन ब्रांचेस, इस पर आपको अगर क्वेश्चन आया तो आया, लेकिन ये इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। ऑटो इकोलॉजी और स्पीशीज इकोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या है? हाउ वन अफेक्ट्स अनदर, हाउ अनदर अफेक्ट्स वन, राइट? समझने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं? आप इन्वायरमेंट पर क्या अफेक्ट कर रहे हो और इन्वायरमेंट आप पर क्या अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक ठीक। तो ये रहेगा रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। नाउ ऑटो इकोलॉजी और स्पीशीज इकोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन, स्पीशीज एंड इट्स इन्वायरमेंट। इन्फेंसी में कैसा था, एडोलेसेंस में कैसा है, एडल्ट में कैसा है, एल्डरली या ओल्ड एज में कैसा है, राइट? तो एवरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन और स्पीशीज, दिस इज नोन एज ऑटो इकोलॉजी। सेकेंड इज सीन इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी, सीन का हमको पता है टुगेदर, राइट? टुगेदर इकोलॉजी, राइट? तो टुगेदर होम स्टडी ना टर्म में ही है। नाउ इट इज द स्टडी ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज एंड देयर इन्वायरमेंट, राइट? टुगेदर कैसे आ रहे हैं, कंपोजिशन कैसे हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो रहा है, कम्युनिटीज कैसे डेवलप हो रही है, और कम्युनिटीज का डेवलपमेंट, उनका रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी विद देयर इन्वायरमेंट, और फिर कॉम्पोजिशन ऑफ द कम्युनिटी एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है? तो ये होता है सिन इकोलॉजी। नाउ व्हाट आर द लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अरेंजमेंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स इनटू लार्जर कंपोनेंट्स इन अ हायरार्की। हमने जो है हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखा है? फाइलोजेनेटिक, राइट? फाइलोजेनेटिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, राइट? तो ये हमने जो है एक लेवल देखा है। वैसे ही इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का भी एक लेवल होता है, एक लेवल होता है, ठीक? नाउ हायरार्की जो होती है, हायरार्की इन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द लेवल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स टू ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज कॉल्ड बायोलॉजिकल हायरार्की। अब at every level of biological organization, two questions will always arise: how and why. इंसान की आवाज कैसे निकलती है, इंसान की आवाज क्यों निकलती है, राइट? इंसान बोलता कैसे है और बोलता क्यों है, राइट? तो ये जो हाउ क्वेश्चन होता है कि कैसे आवाज निकलती है, तो दैट विल सीक द मैकेनिज्म। हमारे अंदर जो है वोकल कॉर्ड्स है, वोकल कॉर्ड्स व्हेन वी एक्सपायर दे विल वाइब्रेट, और फिर उससे आवाज जो है वो आएगी, राइट? क्यों आती है? बिकॉज इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस। क्यों आती है, ये क्वेश्चन जब हम पूछेंगे तो उससे हमको क्या मिलेगा? सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस, सो दैट वी कम्युनिकेट विद वन अनदर, राइट? सो दैट वी टॉक टू वन अनदर, ठीक ठीक। तो ये होते हैं बायोलॉजिकल हायरार्की या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द हायरार्की इन द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कनेक्टेड विद इकोलॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इकोलॉजिकल हायरार्की, ecological hierarchy. Now, here in ecological hierarchy, there are no sharp lines or breaks in the functional sense amongst various levels of or ecological hierarchy, as the same individual is a component of population, is the component of a biological community, as well as the component of ecosystem, component of ecosystem, ठीक है? ठीक है। अब अगेन आप हो, आप जो है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर एक कंपोनेंट हो, आप जो है पूरे बायोलॉजिकल कम्युनिटी जो है, पूरी बायोलॉजिकल कम्युनिटी में क्या क्या आएंगे? पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स सब आएंगे, राइट? और फिर पूरा जो इकोसिस्टम रहेगा, लैंड, वाटर, एयर, उतने एरिया के लिए उसमें भी आप कंपोनेंट, राइट? राइट? तो ये जो है एक शार्प लाइंस नहीं है कि सिर्फ ये इतना ही कंपोनेंट रहेगा और बाकी कुछ नहीं रहेगा। हर लेवल पर जो है एक इंडिविजुअल या एवरी इंडिविजुअल इज अ कंपोनेंट ऑफ सम अदर एंटिटी, ठीक है? ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। अब व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? फर्स्ट इज, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है, फर्स्ट इज इंडिविजुअल, सेकेंड इज पॉपुलेशन,
Third is biotic community. Fourth is ecosystem, landscape, biome and biosphere. Biome and biosphere. नाउ अब हम आते हैं इंडिविजुअल की तरफ. इंडिविजुअल क्या है? एक डिस्टिंक्ट ऑर्गेनिज्म है. इंडिविजुअल क्या रहेगा? डिस्टिंक्ट लिविंग एंटिटी और अ डिस्टिंक्ट पैकेज विच कैरीज आउट ऑन लाइफ प्रोसेसेस इन इट्स बॉडी सेपरेट फ्रॉम दोज इन अदर इंडिविजुअल्स. आपका मेटाबॉलिज्म, हमारा जो लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं वो अलग है. मतलब सिमिलर मैकेनिज्म्स है, सिमिलर प्रोसेस है, बट आई एम इंडिविजुअली रनिंग इट. Similarly, you are running your individual biological processes, right? So, separate from one another hai, but we are distinct living organisms. Now, an individual may be made up of one or more cells. It is capable of self-repair, self-regulation. Now, individual organism is the basic unit of ecological hierarchy as it continuously exchanges materials and information with its environment. New individuals will develop from pre-existing ones and so hereditary characters are transferred, right? During reproduction, हमने जो है reproduction इतना डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि अब आप एकदम फटाफट बताना चाहिए क्या है, what are the different types, how are the gametes formed, how is fertilization, etc. etc. Now, the constituents of an individual cannot survive independently. अब आती है बात ये समझ में कि constituents जो है हमारा individual, समझ लो as humans हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गन्स क्या है? लिवर है, हार्ट है, ब्रेन है. तो अगर आप ये कोई हार्ट या कोई लिवर जो है आप जाकर बाहर रख देते हो एंड यू से कि यू नो कि देखते हैं, लेट्स सी कि वेदर इट लिव्स and it interacts with the organism with the different organisms, with the population, with the ecosystem, so it will not be able to do. Why? Because the constituents of an individual cannot survive independently, राइट? ठीक है. नेक्स्ट इज पॉपुलेशन. नाउ पॉपुलेशन क्या होता है? सिमिलर इंडिविजुअल्स व्हेन दे आर ग्रुप टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया और अ स्पेस, देन दे आर नोन एज पॉपुलेशन, राइट? तो हम पूछते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, चाइना का पॉपुलेशन कितना है, वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, राइट? तो ये जो ज्योग्राफिकल एरिया है ये हम डिफरेंट कर रहे हैं, राइट? इंडिया का कितना है तो वो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का. चाइना का कितना है तो चाइना का पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया कितना है. अमेरिका का बोले तो अमेरिका का कितना है, राइट? लेकिन जब हम वर्ल्ड का बोल रहे हैं तो हम पूरे वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया को करेंगे कि वो वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया उतना पूरा हम विल टेक दैट इन माइंड, राइट? एंड देन वी विल से दैट दिस इज द पॉपुलेशन, सो एंड सो. ठीक. नाउ डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज आर कॉल्ड लोकल पॉपुलेशन और डीम्स. ये आपको क्वेश्चन आता है. Now, local population is adapted genetically to its particular environment, which is known as ecotype. Now, there may be several ecotypes of the same organisms, which will show variations amongst them. नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल कम्युनिटी और बायोटिक कम्युनिटी भी हम इसे कह सकते हैं. तो व्हाट इज इट? इट इज एन असेंबलेज ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगाई विच लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया एंड इंटरैक्ट विथ वन अनदर थ्रू कॉम्पिटिशन, थ्रू प्रिडेशन, थ्रू म्यूचुअलिज्म एटसेट्रा. ठीक. अब एग्जाम्पल हम इसको ले सकते हैं पॉन्ड कम्युनिटी. पॉन्ड में क्या है? पानी है, राइट? पानी के अंदर क्या है? मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स है. तो ये क्या हो गया? नॉन लिविंग. लिविंग में क्या आ जाएगा? कुछ एक्वेटिक प्लांट्स है, कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया है, राइट? और फिर साथ ही साथ बहुत सारे फंगाई है, उसमें प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स है, और फिर साथ ही साथ फिशेस है. फिशेस में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, इंसेक्ट्स भी उसमें भी है, राइट? तो ये पूरी क्या बनेगी? एक पॉन्ड कम्युनिटी बनेगी. पॉन्ड बायोटिक कम्युनिटी ऑफ अ पॉन्ड बनेगा, राइट? ठीक है. नाउ ईच बायोटिक कम्युनिटी हैज अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन एंड अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. ठीक है. बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्लियर हुआ, बायोटिक कम्युनिटी क्लियर हुआ. नेक्स्ट इज इकोसिस्टम. हमने क्या क्या देखा अब तक? इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल कम्युनिटी. नेक्स्ट इज इकोसिस्टम.
इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ सेगमेंट ऑफ नेचर कंसिस्टिंग ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट, बोथ इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल्स एज वेल एज एनर्जी। अब हमने ये सेम देखा था कि पॉन्ड कम्युनिटी जो है ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनी है, राइट। अब वाटर और उसमें जो मिनरल्स है और नीचे जो रॉक है या नीचे जो लैंड है पानी के नीचे, तो उससे हमको क्या मिलेगा? जब टुगेदर व्हेन वी विल join them together or we will constitute them together, how they interact with one another, the living and the non-living, and then we will say that it is an ecosystem। तो इसे एग्जांपल क्या रहेगा? पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड कम्युनिटी में क्या क्या था? लिविंग था, बैक्टीरिया थे, फंगाई थे, प्लांट्स थे और एनिमल्स थे, राइट। अब इकोसिस्टम में क्या और आ जा रहा है? वाटर आ जा रहा है, मिनरल्स आ जा रहा है, लैंड आ जा रहा है, लैंड से वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वाटर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब इंटरेक्शंस जो है ये आ जाएंगे इकोसिस्टम में, ये आ जाएंगे इकोसिस्टम में। नेक्स्ट इज लैंडस्केप। नेक्स्ट इज लैंडस्केप। नाउ लैंडस्केप, इट इज अ यूनिट ऑफ लैंड डिस्टिंग्विश्ड बाय अ natural boundary or having patches of different ecosystems। Example, southern peninsula। southern peninsula आई एडवाइस कि आप लोग थोड़ा सा जाकर बस अर्थ वाला जो चैप्टर होगा ज्योग्राफी में वो थोड़ा बहुत रिवाइज कर ले, तो आपको बहुत आसानी जाएगी ये सब पढ़ने में, ठीक है? ठीक। नेक्स्ट इज बायोम। नेक्स्ट इज बायोम। नाउ बायोम इज अ लार्जर यूनिट। हमने क्या क्या देखा? पहले एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म था, उससे पॉपुलेशन बना, फिर एक बायोटिक कम्युनिटी बनी बहुत सारे पॉपुलेशन से, फिर बायोटिक कम्युनिटी व्हेन इट इंटरेक्टेड विद नॉन लिविंग और द फिजिकल इन्वायरमेंट, फिर उससे बना इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बहुत सारे कुछ इकोसिस्टम विद नेचुरल बाउंड्रीज से बना लैंडस्केप, और फिर आता है बायोम। बायोम क्या है? लार्ज रीजनल यूनिट डिलिमिटेड बाय अ स्पेसिफिक क्लाइमेट जोन हैविंग अ पर्टिकुलर मेजर वेजिटेशन जोन एंड इट्स एसोसिएटेड फॉना। फॉर एग्जांपल, टुंड्रा डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या ओशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये हो जाएगा एग्जांपल ऑफ बायोम्स। तो व्हाट आर द डिफरेंट बायोम्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे ये आज के लेक्चर में आगे। लास्टली वी हैव द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है? बायोम से भी बड़ा है। इट इज द बायोलॉजिकली इनहैबिटेड पार्ट ऑफ अर्थ along with its physical environment consisting of lower atmosphere, consisting of land and water bodies as well। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की या इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, हैबिटेट एंड नीश। इन्वायरमेंट क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। all biotic and abiotic factors, substances and conditions that will surround and potentially influence the organisms without becoming their constituent part। अब आपको पता है, आप 11th-12th में हैं, आप नीट या रिपीट कर रहे हैं, आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो रिपीट करने के लिए जो है अलग कोई जगह पर चले जाते हैं, राइट, या रिपीट करने के लिए कुछ अलग इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं। हम स्टडी के लिए जो है कुछ अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, हमारा रूम रहता है एकदम क्वाइट रहता है, कुछ नॉइज़ नहीं रहती है, और हम उसमें जो है सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें रखते हैं, एंटरटेनमेंट की चीज़ें नहीं रखते, पढ़ाई करनी है हमको। तो ये क्या हम फॉर्म कर रहे हैं? ये हम हमारा एक लोकल इन्वायरमेंट फॉर्म कर रहे हैं, लोकल इन्वायरमेंट फॉर्म कर रहे हैं घर के अंदर, राइट। या लाइब्रेरी में, आप लाइब्रेरी जा रहे हो और आप क्या कहते हो कि इन्वायरमेंट वहाँ पर अच्छा है पढ़ाई करने के लिए, राइट। राइट, तो इन्वायरमेंट क्या होता है? बायोटिक मतलब लिविंग बींग्स, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग बींग्स। तो ये जो है सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स रहेंगे दैट विल सराउंड द इंडिविजुअल, दैट विल इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल, बट इट विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल, राइट। अब आप कहते हो कि मेरे स्टडी इन्वायरमेंट में एक टेबल है, राइट, हमारे एक स्टडी इन्वायरमेंट में टेबल है। टेबल से आप पर इन्फ्लुएंस क्या होता है कि आप जो है एकदम स्ट्रेट बैठते हो, आप लॉन्ग आवर्स के लिए वो टेबल पर स्टडी कर सकते हो, और आपके पास एक अच्छी चेयर है, राइट। तो ये क्या हो जा रहा है? ये आपको पोटेंशियली इन्फ्लुएंस कर रहा है, सो दैट यू स्टडी बेटर, राइट, सो दैट यू गेट गुड ग्रेड्स,
so that you get more knowledge, right? Right? But it is not becoming a part of you. आप जहां पर जा रहे हो वो चेयर साथ में नहीं जा रही है. That chair is not attached to you, right? So this is what an environment is. Now the various components of the environment are interlinked as well as interdependent. Interlinked as well as interdependent. They will function at local, regional and global scale. ठीक, ग्लोबल स्केल, लोकल पे लोकल क्लाइमेट हो जाएगा जैसे माइक्रो क्लाइमेट, रीजनल में रीजनल क्लाइमेट, ग्लोबल में ग्लोबल क्लाइमेट. Now, some components will function as a resource while others will work as regulatory factors. So this is about environment. Next is about weather and climate. Weather and climate. ये जो है हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है. We'll just go through it once again. वेदर क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी होती है. आज डेली वेदर क्या होता है? डेली का क्या क्या है चेंज, राइट? तो वेदर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अगर आप यहाँ पर है और आप 200 किलोमीटर्स का ट्रैवल करके जा रहे हो और वहाँ पर बहुत गर्मी है, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ का जो वेदर है बहुत गर्म है, हमारे वहाँ का वेदर ठंडा है थोड़ा, राइट? या वाइस वर्सा, जो भी है. नाउ चेंजेस इन वेदर अकर फ्रॉम टाइम टू टाइम. वहाँ पर आज ठंडी हो सकती है, यहाँ पर गर्मी हो सकती है, कल जो है वहाँ पर गर्मी हो सकती है, यहाँ पर सर्दी हो सकती है. ठीक. नाउ वेदर चेंजेस विथ चेंजेस इन एनी ऑफ द एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स एंड कंडीशंस. वेदर चेंजेस हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन फ्लोरा एंड फौना ऑफ अ प्लेस. अब एक ही दिन अगर बारिश हो जाती है तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स माइग्रेट नहीं हो जाते. अगर एक दिन बहुत ज़्यादा धूप पड़ जाती है और या बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो जो पॉपुलेशंस है या ऑर्गेनिजम्स है वो माइग्रेट नहीं होते. अगर आपको एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो आप नहीं कहोगे कि हम ये सिटी छोड़कर दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाएगी. ऐसा नहीं होता, राइट? तो ये होता है वेदर. इट इज शॉर्ट टर्म. It is short-term property of atmosphere at a given place and time with respect to such conditions such as heat, cold, sunshine, rain, cloud, wind, etc. ठीक. Now climate क्या होता है? It is the average weather conditions. तो climate क्या होगा? Long term property बन जाएगी अब. Long term property of the atmosphere. Of the atmosphere. Climate is the average weather conditions of a particular region of the earth or the area with regard to temperature, rainfall, air pressure, seasonal variations and weather extremes. Weather extremes. Now climate is same over a larger area. Climate remains the same over a long period of time. Climate does not change in such circumstances as it represents the average of the factors. तो एक अगर फैक्टर चेंज हुआ तो वो इमीडिएटली पूरा के पूरा चेंज नहीं होता है. Now climate determines the flora and fauna of a place. Next we have 4 climatic and vegetation zones which have been recognized on the basis of mean temperature along the latitude. First one is tropical zone. First one is tropical zone. Tropical zone lies between 0 to 20 degrees latitude. Mean annual temperature is above 24 degrees Celsius. There is no winter and the vegetation is tropical forests. Tropical forests. Next is subtropical. Subtropical lies between 20 degrees and 40 degrees latitude. 17 to 24 degrees Celsius is the mean annual temperature. There is mild winter, and the vegetation consists of subtropical deciduous forests. Next is temperate. Temperate will lie between 40 degrees Celsius, 40 degrees and 60 degrees latitude, and here the temperature will be, mean annual temperature will be 7 to 17 degrees Celsius. Now there will be winter and this winter will have snow. Winter will have snow. तो इसमें कौन सा vegetation होता है? mixed coniferous forest. And lastly we have the Arctic and Antarctic which lie between 60 and 80 degrees latitude, and here the temperature, mean annual temperature is less than 7 degrees Celsius. और आपको पता है आपके दिमाग में जब भी आर्कटिक एंटार्क्टिक आता है तो बर्फ आती है, पूरा वाइट वॉश्ड एरियाज, पूरे बर्फ से ही भरे हैं एरियाज, राइट? तो हियर वी हैव सिवियर प्रोलॉन्ग्ड विंटर विथ अबंडेंट स्नो. तो वेजिटेशन कौन सा होता है? आर्कटिक वेजिटेशन. आर्कटिक वेजिटेशन.
Now, a miniature climate and vegetation zone will occur over mountains along the increasing altitude. कैसे? High mountain जो होता है in a tropical area will have all four zones. ट्रॉपिकल आएगा, उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल आएगा, फिर उसके बाद टेम्परेट आएगा और फिर आखिर में जो है टंड्रा लाइक या अल्पाइन रीजन आएगा। अल्पाइन रीजन जहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन रहेगा, बहुत कम वेजिटेशन रहेगा, राइट। अब ये देखो, ये अगर इसको लैटिट्यूड वाइज देखा जाए तो ये पोलार स्नो मतलब 60 to 80 डिग्री सेल्सियस, ये 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, सॉरी ये हो गया 40 to 60 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा 20 to 40, और ये होगा 0 to 20 डिग्री सेल्सियस। 0 to 20, 20 to 40, इधर 0, 20, 40, 60 और ये 80, राइट राइट। ठीक है, तो ये होगा प्लेन पर। लेकिन जो माउंटेन है, माउंटेन का अपना खुद का एक मिनिएचर क्लाइमेट एंड वेजिटेशन जोनेशन होता है because of the increasing altitude. Because of the increasing altitude, it will have all the four zones: tropical, subtropical, temperate, as well as alpine, या आप उसे कह सकते हैं आर्कटिक या अंटार्कटिक जो है वो अल्पाइन भी आप उसे कह सकते हैं, राइट। ठीक है, ये कब है? जब माउंटेन जो है ट्रॉपिकल एरिया में है, तो अब यहाँ पर इसको चारों लेयर्स आएगी। अगर माउंटेन सब ट्रॉपिकल में है तो उसको बस 3 जोन्स ही रहेंगे: सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, अल्पाइन। अगर वो टेम्परेट जोन में है तो उसे बस 2 लेयर्स हो गए, एक तो टेम्परेट और दूसरा 2 जोन्स रहेंगे, टेम्परेट एंड अल्पाइन, टेम्परेट एंड अल्पाइन। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ व्हाट इज अ माइक्रो क्लाइमेट, और also known as a micro environment? It is the local variation of a climate that occurs in an area of limited size. Below a tree, temperature is higher in winter and lower during summer because of transpiration, right? The canopy of tall trees is exposed to strong light, और वो जो है वो पूरी लाइट को शेड कर देते हैं, तो नीचे क्या होता है, ज़मीन पर लाइट ही नहीं आती है, पूरा शैडोइंग हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग द डे, while the plants occurring below these tall trees will receive dim light, lower temperature, and will have higher humidity because of this transpiration, because of the leaves, because of the tall trees, right? ठीक है, तो ये हो जाता है माइक्रो क्लाइमेट, ये हो जाता है माइक्रो क्लाइमेट। नेक्स्ट इज हैबिटेट, नेक्स्ट इज हैबिटेट। हैबिटेट क्या है? इट इज द स्पेसिफिक प्लेस और अ लोकेलिटी डिलिमिटेड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, फिजिकल फीचर्स एंड बैरियर्स वेयर अ कम्युनिटी रिसाइड्स। जैसे कि हैबिटेट कौन से हो जाएंगे? डेजर्ट हैबिटेट, रिवर हैबिटेट, वैली हो जाएगी, पॉन्ड हो जाएगा, इस तरह का, राइट। नाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे अडाप्ट देमसेल्व्स टू स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ देयर हैबिटेट। जैसे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में कुछ अलग एडाप्टेशंस होते हैं, हैलोफाइट्स में अलग एडाप्टेशंस होते हैं। नाउ दिस कैरेक्टरिस्टिक एडाप्टेशंस रिलेटेड टू particular habitat are not found in organisms in another habitat. अगर कोई सलाइन सॉइल है तो वहां पर प्लांट्स जो ग्रो हो रहे हैं, प्लांट्स के पास जो एडाप्टेशंस है वो नॉन सलाइन सॉइल में जो प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं उनके पास नहीं होगा, उनके पास नहीं होगा ये एडाप्टेशंस। ठीक है, सो hence habitat is so important. Now there are innumerable habitats on earth due to large scale regional and local variations. कुछ फेवरेबल हैबिटेट्स है, कुछ अनफेवरेबल हैबिटेट्स। एक्सट्रीम हैबिटेट्स जो है वहाँ पर भी लाइफ सपोर्ट होती है, जैसे राजस्थान के कुछ डेजर्ट्स है, मेघालय के पूरे रेन सोक्ड फॉरेस्ट्स है, हाई माउंटेन टॉप्स है, राइट राइट, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स है, कंपोस्ट पिट्स है। तो ये सब क्या है? ये सब हैबिटेट्स है। वैसे ही माइक्रो हैबिटेट्स फॉर्म होते हैं, माइक्रो हैबिटेट्स फॉर्म होते हैं। ह्यूमन इंटेस्टाइन जो है, ह्यूमन इंटेस्टाइन आपने पढ़ा है जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में, कि ह्यूमन इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट वेयर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया रिसाइड नॉर्मली, एंड दैट इज हेल्दी ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हैं, या हेल्दी गट आप उसे कह सकते हैं। जब
a good variety or good species of microbes is present. ठीक है, माइक्रो हैबिटेट क्या रहेगा? सब डिविजन ऑफ द हैबिटेट हैविंग अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। जैसे कि पूरा पॉन्ड जो है वो एक हैबिटेट था, पूरा पॉन्ड जो है वो हैबिटेट था। अब ये एज ऑफ द पॉन्ड जो है ये एक माइक्रो हैबिटेट फॉर्म करेगा, ये एक माइक्रो हैबिटेट फॉर्म करेगा बिकॉज उसके कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट इज नीश, नेक्स्ट इज नीश और इकोलॉजिकल नीश। नीश का मतलब होता है नेस्ट करना, नेस्ट करना मतलब उधर आराम करना, उधर रहना, उधर काम करना, right? So it is the specific part of habitat occupied by individuals of a species which is circumscribed by its range of tolerance, range of movement, microclimate, type of food and its availability, shelter, type of predator and timing of activity, timing of activity. अब उसे आप क्या सकते हैं इजी वे में? ओडम एक साइंटिस्ट said, Odom said that habitat is an address and niche is profession of a species, profession of a species. ठीक, now in the same habitat a common resource can be exploited by many species and this is, they are collectively known as a guild, they are collectively known as a guild. An ecological niche supports a single species and no two species occupy the same niche, no two species occupy a same species, same niche. ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम ये बायोम्स देखेंगे, पूरे बायोम्स जो है ये काफ़ी एक डिटेल डिस्कशन करना है रहेगा हमको इस पर, तो बायोम्स जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. So that's it for now. I'll see you guys in the next lecture. Thank you and have a great day.